नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट, जेएसएससी पीजीटी, जेएसएससी टेक्निकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का ये वीडियो चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और दिसंबर 2022 में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी हिसाब से मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है। अगर पैटर्न में थोड़ा सा भी फेरबदल नहीं किया गया तो 90+% यहाँ पे चांसेस है कि जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डिटेल नोट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा और जो भी चैप्टर्स मेरे से हो सके उसका मैं वीडियो बनाते हुए चलूँगा। ठीक है, और इससे पहले अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2022 में कितना सारा क्वेश्चंस मेरे नोट से मैच किए थे। ठीक है, 70+% यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैच किए थे। हालांकि सारा चैप्टर का मैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स है वो प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन जितने भी चैप्टर का मैंने प्रोवाइड किया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए थे। ठीक है, और इस बार मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अगर पिछले वाला जो भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था अगर आपने नहीं लिया था तो टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल एंड कम्प्लेक्सेस को स्टार्ट किया था और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ऑलरेडी देख चुका था। आज के इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट, इसको ठीक कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखेंगे जिसमें नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है और बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्सेस है। उसके बाद वीबीटी देखेंगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे। सारे टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, डिटेल नोट्स में आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करूंगा, फिर भी जितना हो सके मैं उस टॉपिक पे वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले टॉपिक पे आते हैं। तो पहला टॉपिक है नोमेनक्लेचर। देखते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, कुछ कुछ रूल्स है जो आपको जानना होगा। रूल्स के बिना आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है नेम ऑफ कैटायन इज रिटेन बिफोर एनायन। कैटायन का नेम एनायन से पहले लिखा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं K2ZnOH होल 4। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स है। इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना है कैटायन क्या है और एनायन कौन सा है। तो जैसा कि सभी को पता होगा पोटेशियम कैटायन होगा, प्लस होगा और उसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है ये एनायन होगा। ठीक है, 2- हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 ठो पोटेशियम है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, नेम ऑफ कैटायन इज रिटेन बिफोर एनायन। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैटायन का नेम लिखना है। तो यहाँ पे कैटायन कौन सा दिख रहा है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है, अर्थात कि यहाँ पे जो पोटेशियम है इसका पहले नाम होगा, उसके बाद एनायन का आपको नाम लिखना है। ठीक है, इसी को मैं बाद में प्रॉपर इसका आयुपेक नाम बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल क्या कहता है, नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का आप किस प्रकार नेमिंग करेंगे। तो अलग अलग लिगेंड का यहाँ पे नेमिंग अलग अलग प्रकार से होता है। अगर न्यूट्रल लिगेंड रहता है जैसे कि H2O एक्वा लिखेंगे, NH3 अमीन लिखेंगे, याद रखेंगे डबल M यहाँ पे होगा जब ये न्यूट्रल लिगेंड होगा। ठीक है, आगे जैसे कि इथाइलिन 1,2 डायामीन में हम लोग अमीन में AMINE लिखते हैं, लेकिन जैसे कि NH3 रहेगा तो यहाँ पे अमीन लिखेंगे, इसे आप याद रखेंगे। CO में जैसे कि कार्बोनाइल लिखते हैं, उसके बाद NO में नाइट्रोसाइल, C6H6 में बेंजीन लिखेंगे, PPH3 में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिखेंगे। ठीक है, और एक बहुत अधिक क्वेश्चन आता है EN का। ठीक है, इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं, इथाइलिन 1,2 डायामीन। उसके बाद CH3NH2 मिथाइल एमिन इसको कहा जाता है। उसके बाद यूरिया, सिंपल सा यूरिया का अलग से भी पूछा जा सकता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, यूरिया इस प्रकार से होता है, इसको डायरेक्टली हम लोग यूरिया लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एनायोनिक लिगेंड अगर रहेगा तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। एंडिंग विथ IDE से अगर कोई भी एनायन यहाँ पे एंड होता है तो आइडो उसमें लगाएंगे। जैसे कि हेलाइड होता है एक्स क्या होता है, हेलाइड होता है। यहाँ पे एनायन दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, मतलब एनायन है, तो यहाँ पे हेलाइडो हो जाएगा। ठीक है, H- हाइड्राइड होता है, जबकि यहाँ पे एनायन है इसीलिए हाइड्राइडो हो जाएगा। OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए IDE लास्ट में लगता है तो यहाँ पे आइडो हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा। उसी प्रकार O2 पेरोक्साइडो, O2 सुपरोक्साइडो। उसके बाद देखिए NH2- हो जाएगा एमाइडो, NH2- देखिए
टू नीचे है, माइनस होगा तो एमाइडो, उसके बाद NH2 माइनस अगर होगा तो आइमाइडो, उसके बाद HO2 माइनस होगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइडो, इस प्रकार होगा। जैसे कि CN माइनस हो गया साइनाइडो या फिर साइनाइडो, इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद NC रहेगा तो आइसोसाइनाइडो या फिर साइनाइडो N लिखते हैं, ठीक है। CN रहेगा तो साइनाइडो C लिखते हैं, क्योंकि C से लोन पेयर ये डोनेट करता है। उसके बाद NC रहेगा तो आइसोसाइनाइडो लिखते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल को देखते हैं। उसी में देखिए ITE अगर रहेगा तो ITO हो जाएगा, ATE रहेगा तो ATO हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि NO2 माइनस हो जाएगा नाइट्रिटो N, उसके बाद ONO रहेगा तो नाइट्रिटो O, ठीक है। नाइट्रोजन से अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रिटो N लिखते हैं, और ऑक्सीजन से डोनेट करेगा तो वो नाइट्रिटो O लिखते हैं। उसी प्रकार SCN माइनस थायोसाइनेटो S लिखते हैं, और NCS माइनस अगर रहेगा तो थायोसाइनेटो N लिखते हैं, ठीक है। CO3 2 माइनस कार्बोनेटो लिखेंगे, SO4 2 माइनस सल्फोनेटो लिखेंगे। और एक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, EDTA वाला पूछता है, ठीक है। हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, इसका फॉर्मूला इस प्रकार होता है। इसको पूरा इसको क्या कहा जाता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। अगर EDTA 4 माइनस रहेगा तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो लिखेंगे, ठीक है। कैटायन लिगेंड को किस प्रकार लिखते हैं, कैटायन लिगेंड को देखिए NO प्लस रहेगा तो नाइट्रो सोनियम लिखेंगे, NH3 NH2 रहेगा तो हाइड्रोजेनियम लिखेंगे, NO2 प्लस लिखेंगे तो नाइट्रोसोनियम। इसको अच्छे से लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, या फिर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल में, तो उस टाइम अच्छे से देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा ETC आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए CH3 जैसे रहेगा, CH3 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो रहता है उसको ट्राई लिखेंगे, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो वही कहा गया है। प्रीफिक्सेस जैसे कि डाई ट्राई टेट्रा ये सब का यूज़ होता है, यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड। जो भी इंडिविजुअल नंबर होता है लिगेंड का, जैसे कि 3 ठो लिगेंड है तो ट्राई यूज़ करेंगे, 2 ठो है तो डाई, 1 ठो है तो मोनो यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ लिखते हैं, ठीक है। 1 ठो के लिए मोनो नहीं लिखते हैं, अगर 2 रहेगा तो ड्राई लिखेंगे, या फिर 3 रहेगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार वो नामकरण करते हैं। उसके बाद चौथा देखिए रूल है, व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड्स ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। अगर पहले से किसी लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा पहले से मौजूद है तो वहाँ पे देखिए 20 ट्राइस टेट्राकिस या फिर पेंटाकिस, उस टाइप से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि PPH3 इसमें पहले से ट्राईफिनाइल फोस्फीन, ये ट्राई पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई लिखना चाहिए था, लेकिन ट्राई नहीं लिखेंगे क्योंकि ट्राई ट्राई 2 बार हो जाएगा तो अच्छा नहीं सुनाई देगा, इसीलिए उसके जगह में ट्रीस लिखते हैं। तो ऐसा लिगेंड जिसमें पहले से कोई न्यूमेरिक प्रीफिक्स होता है उसमें हम लोग ट्राइस, या फिर 2 ठो रहेगा तो 20 लिखेंगे, 4 ठो रहेगा तो टेट्राकिस लिखेंगे, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल किस प्रकार से करते हैं उसे देखिए। जैसे कि सिंपल सा क्रोमियम रहेगा तो क्रोमियम लिखेंगे, उसके बाद Mn रहेगा तो मैंगनीज लिखेंगे, आयरन का आयरन लिखेंगे, इन कम्प्लेक्स इन कैटायन और न्यूट्रल। अगर कैटायन या फिर न्यूट्रल रहता है तो क्रोमियम को सिंपल सा क्रोमियम ही लिखेंगे, Mn को सिंपल सा मैंगनीज ही लिखेंगे, Fe को सिंपल सा आयरन ही लिखेंगे, CO को सिंपल सा कोबाल्ट ही लिखेंगे। सबसे अधिक गलती करते हैं यहीं पे स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करके रख लीजिए। अगर कम्प्लेक्स क्या है, कैटायन है या फिर न्यूट्रल है, इसे अच्छी तरीके से अपना माइंड में घुसा लीजिए, बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। और सबसे अधिक गलती करके यहीं पे स्टूडेंट आते हैं। देखिए इफ कम्प्लेक्स इज कैटायन और न्यूट्रल, अगर कम्प्लेक्स कैटायन या फिर न्यूट्रल होता है तो यहाँ पे क्रोमियम को सिंपल सा क्रोमियम ही लिखेंगे, Mn को मैग्नीज ही लिखेंगे, Fe को आयरन ही लिखेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे, Ni को निकेल लिखेंगे, कॉपर को देखिए बोरॉन को बोरॉन ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इफ कम्प्लेक्स इज एनायन, ठीक है, अगर मेटल सेंट्रल मेटल आयन उस कम्प्लेक्स में एनायन है तो कैसे आपको लिखना है, क्रोमियम क्या होगा, क्रोमेट हो जाएगा, मैग्नीज क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा, उसके बाद Fe हो जाएगा फेरेट, CO हो जाएगा कोबाल्टेट, निकेल हो जाएगा निकलेट, उसके बाद Cu हो जाएगा कुपरेट, बोरॉन हो जाएगा बोरेट, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रिटेन जस्ट आफ्टर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको लिखना है जब भी सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको लिखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप सभी को निकालना आता ही होगा, मैं फिर से दोहरा दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है K4FeCN6, ठीक है। तो यहाँ पे फेरेट 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 4, यहाँ पे आपका K है तो 4 + X
Fe के लिए निकाल रहे हैं -6, क्योंकि Cn का चार्ज -1 होता है, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फेरेट 2 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए, जो भी नोमेनक्लेचर दिए गए हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे जो भी नोमेनक्लेचर दिए गए थे उनको मैंने ऐड किया है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, IUPAC आपको नेम लिखना है CrNH3 होल 3 H2O होल 3 Cl3-, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, केटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है उसको पहले देखना है। अगर केटायन पहले आपको दिख गया तो केटायन का नामकरण पहले करना है। तो देखिए, CrNH3 होल 3 H2O होल 3, आप सभी को पता होगा Cl क्या है, माइनस है, और 3 माइनस है मतलब 3 यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया केटायन कौन सा है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये केटायन है, अर्थात कि इस पूरे ब्रैकेट का नामकरण सबसे पहले होगा, ठीक है। अब देखते हैं अंदर में, देखिए NH3 होल 3 है, H2O होल 3 है, ठीक है। दो लिगेंड है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन होंगे कि कौन सा लिगेंड को पहले लिखे, तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे कि एमीन पहले आता है, फिर या फिर एक्वा आता है, तो सबसे पहले जो आता है वो चीज़ आप लिख देंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखेंगे तो एमीन सबसे पहले आता है, उसके बाद एक्वा आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, देखिए। और यहाँ पे देखिए केटायन है, तो यहाँ पे केटायन के हिसाब से नामकरण करेंगे, और एनायन रहता तो एनायन के हिसाब से हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नाम रखते, ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं बताते हुए चलूँगा। देखिए यहाँ पे 3 एमीन है, तो ट्राई एमीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे H2O डबल M लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे, इससे पहले में मैंने समझाया था NH3 रहेगा तो डबल M रहेगा, ठीक है। H2O 3 है, मतलब ट्राई एक्वा। उसके बाद बिना स्पेस दिए एक ही सांस में आपको लिखना है क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम क्यों लिखे, क्रोमियनेट या फिर दूसरा कुछ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए केटायन है, ठीक है। तो क्रोमियम का क्रोमियम ही होगा, ठीक है, क्रोमेट नहीं होगा, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सभी को आता होगा, जैसे कि क्रोमियम का निकाल रहे हैं तो X, उसके बाद देखिए NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 0 होता है, तो ये 0। फिर 3H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 0। 3 × -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 × -1, क्लोरीन कितना है, 3 है, उसका चार्ज होता है -1। ओवरऑल कितना है, ये 0 होगा, ठीक है। तो X इज इक्वल टू +3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम 3 क्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद लास्ट में एनायन को लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। इसी प्रकार से सारा नोमेनक्लेचर है। चलिए मैं एक दूसरा को बता देता हूँ। उसके बाद देखिए COEN होल 3, और इसके बाद देखिए पूरा ब्रैकेट में 2 है, SO4 3। तो सबसे पहले हम लोग को SO4 जानते हैं ये क्या होता है, एनायन होता है, तो उसको बाद में लिखेंगे। केटायन को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं इथेन 1,2 डायामीन, इसमें डाया पहले ही आ गया है, तो उसको फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसके जगह हम ट्रेस लिखेंगे। 3 EN है तो ट्रेस लिखेंगे, और जो भी हम लोग का यहाँ पे लिगेंड है EN लिगेंड है, इथेन 1,2 डायामीन लिखेंगे। उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सभी को आता है, X हो गया +3 × EN, न्यूट्रल होता है, 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू +3, ठीक है। और इसको अगर पूरा कम्प्लेक्स को लेकर के चलेंगे तो पूरा भी आप लिख सकते हैं। ये तो मैंने ये वाला कम्प्लेक्स लेकर के +3 से निकाला है, ठीक है। पूरा अगर लेकर के चलना चाहते हैं तो लेकर के चल सकते हैं। X + EN का होता है 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस हो जाता, SO4 कितना है, 3 है, तो उसको आप लिख सकते हैं 3 × SO4 का जितना चार्ज रहता है -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी X इज इक्वल टू +3 ही आता है, ठीक है। तो इसको आप ब्रैकेट को ले सकते हैं, या फिर पूरा आप निकालना चाहते हैं तो पूरा भी उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सल्फेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पहले ही बताया था कैसे निकालना है, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो वीडियो है वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका निकाल सकते हैं AgNH3 होल 3, माफ़ कीजिएगा AgNH3 होल 2 AgCN होल 2, ठीक है। तो इसे आप निकाल लीजिएगा। सबसे पहले देखना है कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है। यहाँ पे CN है, मतलब ये देखिए एनायन हो जाएगा, ये प्लस कैटायन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन को पहले लिखना है, तो उसी प्रकार कैटायन को पहले लिखें, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। उसके बाद देखिए जो एनायन है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कीजिएगा। उसके बाद देखिए ये चीज़ है, इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे हैं, इस चीज़ को आप कर लीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक था उसे देखते हैं, आइसोमरिज्म एंड बॉन्डिंग।
आइसोमेरिज्म से अधिक हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एकदम हलवा है। आपको केवल पहचानने के लिए पूछा जाएगा कि कौन सा आइसोमेरिज्म है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी आइसोमेरिज्म करवाया था, और जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया था उसी से पूछा गया था, उसको मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। और सारे जो भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैंने उठा के नोट्स बना दिया है, ठीक है। और एनसीईआरटी से बाहर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। अगर अधिक दिमाग लगाता है जेएसएससी तब तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल था मैंने छाप दिया है, इसीलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइसोमेरिज्म से वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नेट लेवल का, पीएचडी लेवल का आपको नहीं पढ़ना है, जेएसएससी लेवल का पढ़ना है। केवल आपको पहचानने जाना है कि कौन सा क्या आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में देखिए 2 टाइप का स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। इन दोनों से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखिए 4 टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, और एक टाइप का होता है एक्स्ट्रा 5 टाइप का। तो 4 टाइप का देखिए 5वां नंबर लिगेंड आइसोमेरिज्म होता है, वो अधिक नहीं पूछा जाता है, ठीक है। 4 टाइप का आइसोमेरिज्म अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स में हालांकि मैं लिगेंड आइसोमेरिज्म वाला भी दे दूंगा। तो देखिए आइसोमेरिज्म एंड बॉन्डिंग में देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 आप ये कीजिएगा, याद करिएगा, कोहली याद करके रखिएगा, ठीक है। कोहली तो आप सभी को पता होगा, लेकिन कोहली में के नहीं लिखना है, सीओ लिखना है, कोहली, ठीक है। सीओ से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एच से हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एल से लिंकेज आइसोमेरिज्म, आई से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये 4 टाइप का आइसोमेरिज्म है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आज के अभी के जो क्लास में अभी करवा रहा हूँ, गारंटी है हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन छपेगा ही, ठीक है। मिनिमम एक क्वेश्चन छपेगा, उसके बाद उससे अधिक भी क्वेश्चन छप सकता है। देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता कब है? हियर केटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस। याद रखेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहचानने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, एनायन और केटायन दोनों ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस होता है, ठीक है। अर्थात कि दोनों ही का अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्पेयर यहाँ पे होगा। अराइजेज व्हेन लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सचेंज्ड। ऐसा कब होता है? जब उसका लिगेंड या फिर सेंट्रल मेटल एटम आपस में एक्सचेंज होता है, तो वैसे में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उत्पन्न होता है। याद रखेंगे, पहचानना ही आपको पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको पहचानना है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। अच्छे से देखिए, नहीं तो वहाँ पे होश उड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखेंगे, केटायन और एनायन दोनों ही जब कॉम्प्लेक्स होता है तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। ऐसा कब होता है? जब लिगेंड या फिर सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज होता है आपस में, तब उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, एक एग्जाम्पल दिया हूँ CONH3 CrNO2 ठीक है। इसमें देखिए CONH3 NH3 है, न्यूट्रल है, और CO पॉजिटिव शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, इसीलिए ये केटायन होगा। जबकि NO2 एनायन है, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये एनायन होगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अर्थात कि एनायन और केटायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स में है। तो इससे आपको कंफर्म हो गया कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन लगाया था, दूसरा कंडीशन है अराइजेज व्हेन लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सचेंज। हम लोग को देखना है ये कब उत्पन्न होता है, जब लिगेंड या फिर सेंट्रल मेटल एटम में किसी भी प्रकार का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CONH3 है, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को बराबर रखना है, अर्थात कि यहाँ पे NH3 6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CONH3 कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि CONH3 NO2, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक NH3 यहाँ से हट गया और इधर जा कर के लगा दिया। आपका क्वेश्चन में क्या आएगा, ये दोनों ही ऑप्शन आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा क्या ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है या फिर नहीं है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक NH3 हटा करके एक NO2 लगा दिया गया है, अर्थात कि यहाँ पे एक एक लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, तो ये राइट हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। उसके बाद देखिए अगर 2 लिगेंड चेंज करेंगे, NO2 इधर 2 आ गया, इधर हम NH3 2 सेंड कर दिए, तो भी ये सही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे याद रखेंगे 3-3 सही नहीं होगा। 3-3 सही नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 3-3 जब हो जाएगा तो दोनों ही न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही न्यूट्रल हो जाएगा तो पहला
जो केस है वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। एक केटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस, एक केटायन एक एनायन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर NH3 3 हो रहा है, NO2 3 हो रहा है, यहाँ पे NH3 3 हो रहा है या फिर NO2 3 हो रहा है, तो सब तो कैंसिल आउट हो रहा है और दोनों ही कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल चार्ज आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जब बराबर लिगेंड एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नहीं तो आप देखिए दोनों ही ब्रैकेट देख करके तुरंत से खुशी से मार के आ जाइएगा और गलत हो जाएगा। इसके बाद जो भी होगा जैसे कि NH3 4 NO2 2 वो सब सही होगा, बस बराबर बराबर जो लिगेंड एक्सचेंज होता है वो आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आइसोमेरिज्म को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तुक्का लगाने का ट्रिक भी मैंने बताया था इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था। हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में आपको हाइड्रेट H2O मिलेगा, तो आप तुक्का लगा करके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा सही नहीं होगा, इसका और एक कंडीशन होता है वो भी देख लीजिए। When water is act as ligand as well as water of crystallization, जब वाटर लिगेंड की तरह भी एक्ट करेगा या फिर वाटर क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी एक्ट करेगा तो उसे हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहेंगे। H2O इज एक्सचेंज विथ काउंटर आयन, जो काउंटर आयन अर्थात कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर में होता है उसे हम लोग काउंटर आयन कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे, काउंटर आयन किसे कहा जाता है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर में होता है। जब H2O कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज होता है तो वैसे में हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे CrH2O होल 6 Cl3, यहाँ पे देखिए एक H2O बाहर चला गया, एक Cl अंदर आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों आपस में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बन गई। या फिर देखिए CrH2O और एक H2O पीछे चला गया और एक Cl अंदर आ गया, तो ये भी आपस में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। उसके बाद देखिए तीनों Cl अंदर आ गया और 3 H2O बाहर चला गया, इसको भी हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर सेम रखना है किसी भी हाल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था, अभी भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। इस यहाँ पे भी 4 H2O और Cl2 मिला करके 6 कोऑर्डिनेशन बनेगा। यहाँ पे 3 मिला करके 6 कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो इसे आप याद रखेंगे, इस प्रकार का कोई भी कम्प्लेक्स हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है या फिर मैंगनीज हो सकता है। याद रखेंगे H2O हमेशा से अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो काउंटर आयन रहेगा, जो बाहर में काउंटर आयन है, उसके साथ यहाँ पे लिगेंड और काउंटर आयन का एक्सचेंज होगा, तो हम समझ जाएंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए है लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए जानते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म होता क्या है। लिंकेज आइसोमेरिज्म का अभी मैंने सिंपल सा ट्रिक बताया था, अराइजेज व्हेन एम्बिडेंट लिगेंड इज प्रेजेंट। एम्बिडेंट लिगेंड का क्या होता है, जैसे कि HCN या फिर NCS, S से भी डोनेट किया जा सकता है और N से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार का लिगेंड जब भी होता है तो उसे हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। याद रखने के लिए देखिए CrH2O होल 4 HCN NO2 है। उसके बाद देखिए CrH2O होल 4 NCS ONO दोनों का चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए HCN था, NCS हो गया। उसके बाद NO2 था, ONO हो गया। दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड है, हो सकता है दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड हो सकता है एक एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, जरूरी नहीं है दो रहे, एक भी रहेगा तो भी आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। दोनों में आपको चेक करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को बराबर रखने के बाद आपका अगर यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड दिख रहा है तो यहाँ पे आपस में दोनों लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। उसी प्रकार नीचे का एग्जांपल है, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब होता है, अराइजेस व्हेन डिफरेंट काउंटर आयन आर प्रेजेंट। अलग अलग काउंटर आयन जब प्रेजेंट होता है उसे भी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। हालांकि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को पूर्ण रूप से आइसोमेरिज्म नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस में है, हम लोग को तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, CONH3 होल 4 Br2Cl। यहाँ पे देखिए CONH3 होल 4 Br2Cl है। यहाँ पे देखिए BrCl हो गया, Br2 के जगह में BrCl हो गया और बाहर में देखिए Br हो गया, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, अराइजेज व्हेन डिफरेंट काउंटर आयन आर प्रेजेंट। अलग अलग काउंटर आयन जब प्रेजेंट होता है तो उसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। और एक होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। लेस चांसेस है आने का, NCERT में भी नहीं है, तो इसे आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लिगेंड आइसोमेरिज्म में इसमें देख सकते हैं
NH2 इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्टेड है, जबकि NH2 यहाँ पे दोनों सिरा में इस प्रकार से कनेक्टेड है और CH2 बीच में है। इस प्रकार का अगर आएगा पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंजमेंट तो उसे हम लोग लिगेंड आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो प्रकार का आता है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत वास्ट चैप्टर है, लेकिन उतना डीपली आपको नहीं पढ़ना है। इसी को पढ़ने में नहीं तो 2 दिन आप समय खपा दीजिएगा। इसको सिंपल सा जानिएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आता है, टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आता है, स्क्वायर प्लानर के लिए भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन टेट्राहेड्रल इसको कहा जाता है इन टेट्राहेड्रल जियोमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? जैसे कि टेट्राहेड्रल CN4 अगर लेंगे, इन टेट्राहेड्रल में आप देखिए 109 डिग्री होता है। आप इसको किसी भी तरह से चेंज करेंगे, हर एक का एंगल 109 डिग्री है, 109.5 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इन स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री बहुत लेस चांसेस है पूछने का, लेकिन फिर भी इसको जान करके रखिए। सिंपल सा आपको इन टेट्राहेड्रल अगर पूछा जाएगा, किसी भी प्रकार का टेट्राहेड्रल 2 आपको दे दिया जाएगा, स्ट्रक्चर बोलेगा कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या फिर नहीं करता है, तो आप सभी को पता है, आंख मूंद करके मार करके आ जाइएगा, इन टेट्राहेड्रल जियोमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि आप इसको किसी भी तरह से घुमाइए 109.5 डिग्री होगा। यहाँ तक कि आप लिगेंड को चेंज भी कर देंगे या फिर सेम भी रखेंगे तो भी सेम ही सिचुएशन रहता है। ठीक है, 3D मॉडल में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। स्क्वायर प्लानर में याद रखेंगे, इसमें शो करता है किस प्रकार शो करता है। देखिए व्हेन एंगल बिटवीन सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स 90 डिग्री। तब देखिए यहाँ पे सेम टाइप ऑफ लिगेंड 90 डिग्री पे होता है तो उसे हम लोग सीस कहते हैं। ठीक है, सीस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर्स कब होगा? जब यहाँ पे देखिए एक ही तरह का जो लिगेंड है, ए और ए एक ही तरह का लिगेंड है, इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। बी और बी एक ही तरह का लिगेंड है, इसके बीच का है 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों के बीच का जब सेम लिगेंड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग सीस आइसोमर कहेंगे। और यहाँ पे देखिए अलग अलग जब 180 डिग्री होगा, जैसे कि ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। व्हेन एंगल बिटवीन सेम टाइप ऑफ लिगेंड 180 डिग्री। जब सेम टाइप ऑफ लिगेंड का एंगल 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग ट्रांस कहेंगे। ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद देखिए ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री के लिए सेम सिचुएशन है, नॉट एग्जिस्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांस और सीस बनेगा इस प्रकार का जियोमेट्री में। कब बनेगा ये चांस? देखिए यहाँ पे अगर सेम रहेगा ए और बी, देखिए यहाँ पे अगर सेम है अर्थात कि सारा लिगेंड यहाँ पे देखिए सेम है। ठीक है, सारा लिगेंड सेम है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 2 लिगेंड यहाँ पे अलग अलग होता है या फिर उससे अधिक लिगेंड यहाँ पे अलग अलग होता है तो एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दोनों लिगेंड अलग अलग है, ये लिगेंड अलग अलग है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, एक ट्रांस फॉर्म में एक सीस फॉर्म में। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल इतना सारा दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन सा अगर कितना चेंज होगा, जैसे कि MA4B2 अगर रहेगा, MA लिगेंड 4 ठो रहेगा और B लिगेंड 2 ठो रहेगा, तो यहाँ पे 2 ठो आइसोमर फॉर्म होगा। अगर MA4BC रहेगा तो 2 आइसोमर यहाँ पे फॉर्म होगा। MA3B3 रहेगा 2 आइसोमर फॉर्म होगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आप सभी को पता होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो कर आप सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हम लोग तभी कहेंगे जब उसमें नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। ठीक है, अर्थात कि दोनों का मिरर इमेज एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल में वही सेम केस होगा, नॉट एग्जिस्ट होगा, और इसमें स्क्वायर प्लानर में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्योंकि इसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में अगर आपका क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में आएगा तो आंख मूंद के आपको आना है कि उसमें किसी भी प्रकार का ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, इसीलिए आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए
सिंपल सा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा उसमें आपको आंख मूंद करके मार के चले आना है कि डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है जिसके कारण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन 6 के लिए देखिए, कोऑर्डिनेशन 6 के लिए कितना बनेगा वो दिया गया है, किसमें नहीं को शो करेगा वो भी 0 0 0 लिखा गया है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जिसमें शो करता है उसमें आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए MA4B2 ऊपर जो एग्जांपल लिए थे वही वाला मैं बता रहा हूँ। MA4B2 अगर रहेगा तो इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है तो वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसी प्रकार का देखिए MA4BC भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, MA3B3 भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ME3B2C भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, MA3BCD ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इसमें एक आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो इस लिस्ट को अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में 2 इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने टॉपिक्स को डिस्कस किए। अगले जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर VBT, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल, माफ़ कीजिएगा चैनल में तो मैसेज नहीं जाएगा, टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, उसमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर जाकर के टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा @bound2education। ठीक है, @bound2education इस प्रकार का 2 लिखिएगा एडुकेशन, इसमें सर्च कीजिएगा या फिर आप मैसेज कर सकते हैं ईमेल में, उसका भी ऑप्शन आपको दिया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार JSSC लैब असिस्टेंट या फिर अन्य सभी परीक्षाओं के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।